हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम बुक का जो थर्ड सेक्शन है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड इसको स्टडी करेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत हमने की थी कि किस प्रकार से लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स सोच के लोग किस तरह के चेंजेस को चाहते थे और रशियन इकोनॉमी किस दौर से गुजर रही थी। वर्ल्ड वॉर के बारे में भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से रशियंस की डिफीट्स और काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उनकी हो रही थी। और जार निकोलस सेकंड का शासन था उस वक्त, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ऑटोक्रेसी थी उस वक्त, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं थी। और हमने ये देखा था कि वॉर की वजह से फूड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। और इसके साथ हमने ये भी देखा था कि जो एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी, जो रशियन इकोनॉमी थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरू होने की वजह से धीरे धीरे वहाँ पर एक वर्किंग क्लास डेवलप हो रही थी। और अनएम्प्लॉयमेंट के देखिए यहाँ पे सीन दिखाया गया किस प्रकार से अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स हैं जो प्री वॉर मतलब युद्ध के पहले की स्थिति पे चैरिटेबल किचन्स में खा रहे हैं। चैरिटेबल किचन्स मीन्स कि जो धनी लोग थे वो एक प्रकार से फ्री में भोजन कराते थे। इसके अलावा यहाँ देखिए एक फ़ोटो और बनी है किस प्रकार से यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो बंकर्स में स्लीप करें, वो भी डॉर्मेट्री में इकट्ठा, मतलब कई लोग एक कमरे में हो तो डॉर्मेट्री बन जाती है। और ये रेवोल्यूशन से पहले का दौर है और ये लोग शिफ्ट में सोया करते थे क्योंकि जगह कम थी और अपनी फैमिलीज़ को साथ में नहीं रख सकते थे। और हमने देखा था कि जो फैक्ट्री कल्चर में, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से फैक्ट्री में जो वर्क होता था उसमें से लगभग 31% तो महिलाएं होती थी। और आगे हमने ये भी पढ़ा था किस प्रकार से जो सोशलिज्म है उसकी डिफरेंट पार्टीज़ थी, जिसमें से मेन पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसका मैंने बताया था कि 1903 में और उसके बाद 1912 में तो ऑफिशियली बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स इनके बीच में बंटवारा हो जाता है, जिसमें से बोल्शेविक्स आगे चल के 1970 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन को अंजाम देते हैं। लेनिन के बारे में भी हमने पढ़ा था। और फिर हमने एक बहुत बड़ा इवेंट पढ़ा था, वो था 1905 का रेवोल्यूशन, जिसे ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ एक डेट भी मैंने आपको बताई थी, वो थी 9 जनवरी। और उसका नतीजा ये होता है कि जार निकोलस सेकंड एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए मान जाता है। जार निकोलस सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी मान जाता है और सिविल लिबर्टीज़ भी देने को राजी हो जाता है। और फिर ड्यूमा का गठन होता है, लेकिन वो बार बार उसको स्थगित कर दिया करता था और उसमें अपनी तरह के, यानी कि अपनी अथॉरिटी को क्वेश्चन ना करने वाले व्यक्तियों को रखता था। लेकिन फिर भी 1905 में जार को गद्दी नहीं छोड़नी पड़ी थी, वो अपनी गद्दी बचाने में कामयाब रहा था। और 1914 के बाद जब युद्ध शुरू हो गया था तो उसके बाद फिर रशियन इकोनॉमी पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, किस प्रकार से जो इल इक्विप्ड आर्मी थी वो लड़ रही थी और कैजुअलिटीज सबसे ज़्यादा रशियन सोल्जर्स की हो रही थी, रियल वेजेस डिक्लाइन हो रहे थे, फूड प्राइसेस बढ़ रही थी। और उस समय किस प्रकार से फादर गैपन के नेतृत्व में ये लोग विंटर पैलेस में जाते हैं। राजा नहीं होता उस वक्त, एम्परर नहीं होता, और वहाँ पे फायरिंग कर दी जाती है। लगभग 300 लोग तो घायल हो जाते हैं और 100 वर्कर्स मारे जाते हैं। और उसके बाद फिर रेवोल्यूशन हो जाता है, कई दिनों तक चलता है। और जो ड्यूमा का गठन भी होता है, यानी कि संसद उसको पहले 75 दिन भी ठीक से चलने नहीं देता, उसको बर्खास्त कर देता है और 3 महीने के अंदर दूसरी ड्यूमा बैठती है। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये देखिए एक पिक है जो बताती है रशियन सोल्जर्स की क्या स्थिति थी उस वक्त। और बहुत बड़ी आर्मी थी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रशियन सोल्जर्स यानी कि रशियन आर्मी थी। और हमने ये भी देखा था कि जब रशियन आर्मी जब पीछे हटती थी तो किस प्रकार से वो क्रॉप्स को जला दिया करती थी और बिल्डिंग्स को जला दिया करती थी। इसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई और लगभग 3 मिलियन तो रेफ्यूजीज़ हो गए रशिया के अंदर। खाने पीने की तो दिक्कत थी, रहने की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो समस्याएं थी। और 1984 में रशिया की डिफीट से भी लोग डिमोरलाइज थे। और जार निकोलस सेकंड ने 1915 में जाके वहाँ पे मोर्चा संभाला था। तो ये माना जा रहा था कि राजा खुद जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। और 1916 तक आते आते लगभग जहाँ पर ब्रेड की शॉप्स हुआ करती थी वहाँ पर अक्सर दंगे देखने को मिल जाया करते थे। इन सब चीज़ों की पृष्ठभूमि में, मतलब बैकग्राउंड में, हम इसे पढ़ते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्रेड। 1905 में जो रेवोल्यूशन होता है, जिसे जो 9 जनवरी को ब्लडी संडे के साथ स्टार्ट होता है, और उसके बाद लगभग 12 साल तक जार अपनी गद्दी को बचाए रखने में कामयाब होता है। लेकिन 1917 में फिर 2 रेवोल्यूशन होते हैं, एक फरवरी में रेवोल्यूशन होता है और एक अक्टूबर में रेवोल्यूशन होता है। यहाँ मैं थोड़ा आपको डेट्स, जो कैलेंडर्स वहाँ यूज़ हो रहे थे उस वक्त रशिया में, फरवरी 1918 के पहले, मतलब जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जब लेनिन गद्दी संभालता है तो उस वक्त कैलेंडर में चेंज होता है। तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसी बुक में दिया गया है और वो आगे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि डेट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर। देखिए 2 कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर और एक ग्रेगोरियन। जो अभी जो फॉलो होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो जूलियन कैलेंडर में क्या था
ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 डेज़ का डिफरेंस आता था, और ये जूलियन कैलेंडर लगभग 1 फरवरी 1918 तक फॉलो किया गया रशिया में। उसके बाद फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया गया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर लगभग 13 डेज़ आगे है। द कंट्री देन चेंज द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज़ फॉलोड एवरीवेयर टुडे। द ग्रेगोरियन डेट्स आर 30 days ahead of Julian dates. So by your calendar the February revolution took place on 12th March and the October revolution took place 7। वो हम आगे जब डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशंस तो वहाँ पर इन डेट्स को फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फिर हम पीछे। इन विंटर 1970, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था और ये रेवोल्यूशन इसी के बीच में हुआ था। इन द विंटर ऑफ 1917, 1917 यानी ठंडी का मौसम था। कंडीशंस इन द कैपिटल, जो पेट्रोग्रेड उस वक्त कैपिटल थी, आपको याद होगा कि पहले इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन वॉर के दौरान ये थोड़ा जर्मन प्रतीत होता था सेंट पीटर्सबर्ग, तो उसको पेट्रोग्रेड कर दिया गया था। बाद में फिर इसे सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया जाता है और बाद में इसका नाम लेनिनग्राड कर दिया जाता है। ये मॉस्को के बाद सबसे बड़ा शहर है। वर ग्रिम मतलब सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। द लेआउट ऑफ द सिटी मतलब सिटी कैसी बिछाई हुई थी, कैसी दिखती थी, अगर हम उसे किसी एरोप्लेन से देखें या ऊपर से देखें तो सिटी कैसी नज़र आती थी। सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन्स, तो वो शहर जो था पेट्रोग्रेड यानी सेंट पीटर्सबर्ग शहर, वो उसका लेआउट ही इस तरह से था, मतलब डिज़ाइन इस प्रकार से था कि उसमें डिवीज़न दिखाई देता था अमंग इट्स पीपल, इनके लोगों में। तो वो डिवीज़न क्या था? द वर्कर्स क्वार्टर्स यानी जहाँ पे वर्कर्स रहा करते थे, एंड फैक्ट्रीज़ जहाँ पे वो काम करते थे, वो लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नीवा। देखिए रिवर नीवा, वो रिवर नीवा पर ही ये बसा हुआ है आपका सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्रेड उस वक्त जो कहा जाता था। तो उस शहर में नदी के राइट हैंड साइड में फैक्ट्रीज़ और वर्कर्स के क्वार्टर्स थे ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, और जो बाईं तरफ जो हिस्सा था, यानी अगर ये नदी मान लें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड ये है। और द फैशनेबल एरियाज़, तो लेफ्ट बैंक में तो फैशनेबल एरियाज़ थे, मतलब काफ़ी चमक धमक वाला इलाका था, क्योंकि वहाँ पे राजा का यानी एम्परर का महल भी था, और जो सरकारी कामकाज की जो बिल्डिंग्स थी, कार्यालय भी वहीं पे थे, और वहीं पे ड्यूमा यानी कि पार्लियामेंट भी थी। तो इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी वहीं पे थी, ऑफिसेज़ वहीं पर थे, तो नोबिलिटी भी ज़्यादातर वहीं पर रहती होगी। तो वो चमक धमक वाला इलाका हो गया, फैशनेबल एरिया, और ये गरीब लोगों का इलाका था। इन फरवरी 1970, ये डिवीज़न था जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बुक में। फरवरी 1917 में क्या हुआ कि फूड शॉर्टेजेस। अब आप बार बार मत डाउट करिएगा कि किस वजह से फूड शॉर्टेजेस, अब आप बार बार ये मत सोचिएगा कि फूड शॉर्टेजेस क्या वजह थी। जी हाँ, वॉर का सिचुएशन के दौरान ये सब हो रहा था, और डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। तो फूड शॉर्टेजेस जो है वो वर्कर्स के क्वार्टर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मतलब वर्कर्स को खाद्य सामग्री नहीं मिल रही थी, महंगी थी, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, भूखों मरने तक की नौबत आ गई थी। द विंटर वाज वेरी कोल्ड, और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त थी उस साल। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट। एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट का मतलब होता है जो पाला पड़ता है, मतलब इतना घना कोहरा रहता है कि बूंदें टपकने लगती हैं, तो वो है फ्रॉस्ट। इससे फसल को नुकसान भी पहुंचता है और ठंडी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एंड हैवी स्नो, बर्फबारी भी हुई थी। आपको मालूम है कि रशिया का आधा इलाका तो साइबेरियन इलाका है, काफ़ी ज़्यादा आप साउथ पोल की तरफ जाइए तो ठंडी बढ़ती चली जाती है। तो रशिया का जो उत्तरी पार्ट है, नदर्न पार्ट, वो ऐसा ही है। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग, पार्लियामेंटेरियंस का मतलब वही जो ड्यूमा में जो बैठते थे रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनकी इच्छा थी कि प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब जो चुन के आई है ड्यूमा में बैठी है, और अपोज टू जार्स डिज़ायर टू डिजॉल्व द ड्यूमा। तो जार का जो मन बन रहा था कि हम फिर से डिजॉल्व कर दे ड्यूमा को। देखिए राजा मनमानी करता था, तो वो डिजॉल्व करना चाहता था, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो चाहते थे कि नहीं, हालात ठीक नहीं है और ड्यूमा को बने रहना चाहिए। ऑन 22 फरवरी यानी 22 फरवरी को अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो लॉकआउट मतलब होता है तालाबंदी। टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो देखिए आपको याद है राइट बैंक में कौन लोग वर्कर्स रहते थे, वहाँ फैक्ट्रीज रहती थी। तो भाई मालिकों ने तालाबंदी कर दी, मतलब कि फैक्ट्री नहीं चलेगी। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन मतलब अगले ही दिन, वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज, लगभग 50 फैक्ट्रीज में उन्होंने स्ट्राइक बुला दी इन सिंपैथी। अच्छा, सिंपैथी का मतलब ये है कि मैंने बताया था आपको कि वर्कर्स में भी डिवीज़न था, जो पिछले पार्ट मैंने बताया था, लेकिन जब कोई वर्कर्स का इशू आता था सब एक हो जाते थे। तो इनके सपोर्ट में, इन वर्कर्स के सपोर्ट में कि भाई अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो वो काम नहीं करेंगे, तो वो वेज नहीं अर्न कर पाएंगे, तो उनकी फैमिली कैसे चलेगी। तो लोगों ने एकता दिखाने के लिए हड़ताल कर दी। इन मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। अब आपको ये याद रखना है कि जो फरवरी रिवोल्यूशन था 1917 में, उसमें महिलाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
तो वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, तो महिलाओं ने स्ट्राइक्स का नेतृत्व किया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, इसे इंटरनेशनल वीमेंस डे के नाम से भी जाना जाता है। देखिए उस दिन, मतलब ये जो अभी हम डेट के हिसाब से देखें तो 22 में अगर आप 13 डेज जोड़ देंगे तो ये बनेगा 8 मार्च, और जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे था तो महिलाओं ने उस दिन लीड किया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स, तो फैक्ट्री क्वार्टर से निकलकर जो वर्कर्स थे, मतलब जो कामगार थे, जो मजदूर थे, वो प्रदर्शन करने लगे और कैपिटल के बीचों बीच में आ गए। द एट दिस स्टेज, और जब यहाँ तक पहुँच गए वर्कर्स, नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि ये मत समझिएगा कि ये जो आंदोलन शुरू हो गया था 22 फरवरी को शुरुआत स्ट्राइक हो रही थी, इसे कोई पार्टी लीड कर रही थी। ये लोगों का अपना खुद का एक मूवमेंट था, खुद की इनिशिएटिव थी इन वर्कर्स के सपोर्ट में। तो ये एक ऑटो मूवमेंट था, कोई लीडर इसको लीड नहीं कर रहा था। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स, और ये लोग पहुंच गए भाई दूसरी तरफ। जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, बिल्डिंग्स थी, उनको घेर लिया उन्होंने, क्योंकि सरकार तो ये लोग चलाते थे। तो गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू, गवर्नमेंट ने कहा कर्फ्यू लगा दो, कोई मूव ना कर पाए। अब देखिए यहाँ पे ताकत का सहारा लिया जा रहा है, फोर्स का सहारा लिया जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, और नतीजा क्या हुआ कि जब फोर्स का सहारा लिया गया तो वो तितर बितर हो गए, जो भी प्रदर्शनकारी थे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे शाम तक। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th। देखिए 22 की घटना है, 24th को वो दोबारा आए। द गवर्नमेंट कार्ड आउट द कैवलरी, तो उन्होंने देखा कि भाई तो मान ही नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने यानी कि जार जो शासन कर रहा था उस वक्त, तो उसके इशारे पर कैवलरी को बुलाया गया। घुड़सवार सैनिक जो होते हैं, घोड़े पर सवार रहते हैं, तो उनको कैवलरी कहा जाता है। एंड पुलिस, अब पुलिस को बुला लिया गया कि भाई इन पर थोड़ा नज़र रखो, ये क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा भी उपद्रव करते हैं तो अगले आदेश का इंतज़ार करो। तो जार इज़ ट्राइंग टू यूज़ फोर्स टू क्रश दिस मूवमेंट। उसके बाद देखिए हम लोगों ने 22 से शुरुआत की थी, 24 को पहुँचे, 25 को पहुँचे। ऑन संडे के दिन 25 फरवरी के दिन द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, अब गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, अब जब सरकार बर्खास्त कर दी गई तो जो पॉलिटिशियंस थे, जो चाहते थे कि भाई सरकार बनी रहे, मतलब ड्यूमा बनी रहे, क्योंकि जार जो था, सरकार चली भी जाए तो क्या हो गया, एम्परर तो था ही, शासन तो चल ही रहा था। तब पॉलिटिशियंस खिलाफ हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न, मतलब देखिए इनका भी अब सपोर्ट थोड़ा थोड़ा मिलने लगा डेमोन्स्ट्रेटर्स को। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26, और 26 तारीख को वो और ताकत के साथ लेफ्ट बैंक में पहुँचे, जो जहाँ पर फैशनेबल पीपल रहा करते थे। ऑन द 27 और 27 तारीख को द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। देखिए अब जब घुस जाते हैं ज़बरदस्ती और यहाँ वहाँ तितर बितर करने लगते हैं सामान, देन इट इज़ कॉल्ड रैंसैकिंग। तो पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर उन्होंने ये सब रैंसैकिंग की। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग मतलब भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करके आप कहीं पे, वो तो थ्रॉन्गिंग कहलाती है। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड विथ पीपल, तो गलियों में, सड़कों पर लोग ही लोग नज़र आ रहे थे और वो स्लोगन रेज कर रहे थे। क्या स्लोगन रेज कर रहे थे? ब्रेड चाहिए, वेजेस चाहिए, बेटर आवर्स चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। अब देखिए जार के खिलाफ ये सब आंदोलन हो रहा है। अब पुलिस पर भी लोग हावी हो चुके थे। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट ने सोचा कि सिचुएशन को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि फोर्स का यूज़ किया जाए। तो उन्होंने कैवलरी को दोबारा बुलाया और कहा, आदेश दिया कि इन पे फायर करो, इनको कंट्रोल करो। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। अब देखिए हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे क्योंकि ये संख्या इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग कई हज़ार की तादाद में थी, लगभग आप मान सकते हैं 2 लाख के लगभग। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, उन्होंने कहा हम गोली नहीं चलाएंगे इनके ऊपर। एंड ऑफिसर, बल्कि जो सैनिक थे उन्होंने अपने अधिकारियों के खिलाफ ही, क्योंकि अधिकारी इनको निर्देश देते थे, के खिलाफ भी गुस्सा उनके मन में आ गया था और उन्होंने अपने एन ऑफिसर वाज शॉट, एक ऑफिसर को तो गोली मार दी इन लोगों ने। बैरक्स जहाँ पे सैनिक रहते हैं वो बैरक्स हो गई, एक डॉर्मेट्री फॉर्म में। बैरिक ऑफ रेजिमेंट, एक रेजिमेंट में कई बटालियंस होती हैं और हर बटालियन में कई सैनिक होते हैं। मतलब एक रेजिमेंट में कई बटालियन होती हैं, मतलब लड़ाकू एक समझ लीजिए आपकी कंपनीज होती हैं, उनमें कई कई सैनिक होते हैं। एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड, तो जब सैनिक कहना मानना इनकार कर देते हैं अपने अधिकारियों का तो उसे कहा जाता है सैनिक विद्रोह। तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया अपने अधिकारियों के खिलाफ, बल्कि गोली भी चला दी। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, उन्होंने कहा कि अब हम जो है स्ट्राइकिंग वर्कर्स का ही साथ देंगे। देखिए ये जो सैनिक थे ना, मतलब जो सोल्जर्स थे, ये जिन फैमिलीज से आते थे वो पीजेंट्स थे उसमें से, और वर्कर्स भी थे उनके लोग फैमिली में कुछ लोग, तो इसलिए इनकी सिंपैथी थी उनसे। और देखिए ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये यूरोप के मतलब थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि यूरोप में
उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स कई जगह फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर रशिया में उस समय भी जार का शासन चल रहा था। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन देर में हुआ और सैनिक लोगों ने भी, सोल्जर्स भी इसमें साथ देते थे इनका। अब जब मिलिट्री सपोर्ट भी खत्म हो गया जार के पास, जिसके सहारे वो उनको दबाना चाहता था, कुचलना चाहता था, तब सम्राट को भी समझ में आ गया कि मेरी औकात क्या हो गई इस वक्त। एनीवे, द स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत। देखिए हम फिर थोड़ा सा वापस लौटते हैं यहाँ पे कि बाई दैट इवनिंग, उस शाम तक, ये जो 27 तारीख दी गई है उसकी शाम तक, बाई दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड, यानी सैनिक और साथ में जो हड़ताल करने वाले जो वर्कर्स थे, तो यहाँ पे अब देखिए सोल्जर्स प्लस वर्कर्स, इनका गुट बन रहा है, हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत। इन्होंने इकट्ठा होकर एक जगह सोवियत, जिसे हम काउंसिल भी कह सकते हैं, उसको फॉर्म किया। देखिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं आपको कि जब सोल्जर्स भी इनके साथ हो गए और फायर करने से मना कर दिया, तो उस वक्त हालात ये हो गए थे रशिया में और पेट्रोग्रेड में खासकर, जहाँ पर ये पूरा बवाल हो रहा था राजधानी में, कि अब जनता चाहे उस वक्त कुछ भी कर सकती थी, चाहती तो वो कोई गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती थी, लेकिन लीडर चाहिए था, क्योंकि किसी लीडर ने तो ये रेवोल्यूशन शुरुआत कराई नहीं थी। तो ये लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे ड्यूमा बैठा करती थी, मतलब पार्लियामेंट की बैठक हुआ करती थी। तो वहाँ वो लीडर्स की तलाश कर रहे थे कि भाई कोई हो जो अब हमें डायरेक्शन दे कि आगे क्या करना है। तो वहीं पर फिर सोल्जर्स और वर्कर्स ये सब इकट्ठा हुए, इनकी बैठक हुई, चुनाव हुआ, इसमें से कुछ लोग चुने गए, तो उससे सोवियत फॉर्म हुई। सोवियत को आप ये मान लीजिए कि एक काउंसिल, एक परिषद या एक एसोसिएशन, एक संगठन जिसमें सोल्जर्स और वर्कर्स मेंबर्स होते थे। आप ये कह सकते हैं कि इट वाज अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था। तो ये पीपल की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, मतलब जनता से इसका सीधा ताल्लुक था, डायरेक्ट रिलेशन था, क्योंकि वर्कर्स भी आम फैमिली से आते थे और सोल्जर्स भी आम फैमिली से आते थे, कॉमन फैमिली से आते थे, और यहीं पे पीजेंट्री भी कनेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए सोवियत, और ये जो सोवियत फॉर्म हुई थी, इसके बाद कहीं वर्कर्स, कहीं पे सोल्जर्स प्लस वर्कर्स, कहीं पे पीजेंट्स भी शामिल होकर कई जगहों पे सोवियत फॉर्म होना शुरू हो गई थी इस तरह की। आगे चल के रशिया का नाम ही सोवियत यूनियन रख दिया गया था, यानी जितनी भी सोवियत फॉर्म हुई हैं उन सबका इकट्ठा करके हमारा देश चलेगा। तो मुझे लगता है अब सोवियत आपको क्लियर हो गया होगा। तो उन्होंने एक सोवियत फॉर्म की इन द सेम बिल्डिंग्स एज द ड्यूमा, उसी में जिसमें ड्यूमा, मतलब जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो वैसे जिस बिल्डिंग में ड्यूमा यानी पार्लियामेंट की बैठक होती थी, वहीं पर जाकर उन्होंने एक प्रकार से काउंसिल फॉर्म की। अब चाहते तो ये सोवियत गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, इसे कहा गया पेट्रोग्रेड सोवियत। तो देखिए किस प्रकार से जो 22 को जो तालाबंदी हुई थी, उससे जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, वो अंत में जाके कहाँ पहुँचा, पेट्रोग्रेड सोवियत के फॉर्मेशन तक पहुँचा। अब ये चाहते तो सरकार भी अपने हाथ में ले सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, उस वक्त ये हालात थे। द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अच्छा, उसके बाद जार को समझाया गया और उनके जो एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मिलिट्री सपोर्ट भी नहीं है, छोड़ दो गद्दी। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है गद्दी छोड़ देना, सिंहासन से उतर जाना। तो ही फॉलोड देयर एडवाइस, तो उसने उनकी सलाह को मान लिया एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। तो 2 मार्च को गद्दी छोड़ी। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। और जो सोवियत लीडर्स थे, मतलब सोवियत जो काउंसिल बनी थी, उसमें कुछ लोग चुने गए थे, मतलब लगभग 400 से 500 के लगभग चुने गए थे, मुझे याद नहीं ठीक से। और यहाँ देखिए हम एक पिक देखते हैं, शायद पीछे दी गई है, ये देखिए यहाँ पे झंडे हैं, यहाँ पे रशियन भाषा में लिखा गया, ये है पेट्रोग्रेड सोवियत। इसमें सैनिक भी हैं, इसमें वर्कर्स भी हैं। द पेट्रोग्रेड सोवियत मीटिंग इन ड्यूमा फरवरी 1917। तो ये सरकार बना सकते थे, चला सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया, प्रोविजनल का मतलब होता है काम चलाऊ सरकार, मतलब कि थोड़े समय के लिए, बाद में एक फुल टर्म गवर्नमेंट बनेगी। तो काम चलाऊ सरकार थी। तो क्योंकि जार हट गया था उस वक्त और युद्ध का समय भी था, तो देश को दिशा तो देनी थी, डायरेक्शन तो देना था, इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाई अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये तय किया गया कि देखिए एक प्रकार से आप ये मान के चलिए कि 2 मार्च को जब गद्दी छोड़ी थी, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट तो इसी दिन एक प्रकार से फॉर्म होने की बात हो गई थी, जब सोवियत काउंसिल की, जब सोवियत की बैठक हुई थी। एक सरकार तो बना ही ली गई थी, बाद में इनसे गद्दी छोड़ने को कहा गया था। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट तुरंत बना दी गई थी, जिससे कि कंट्री का शासन चलता रहे। और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो फॉर्म की गई थी, ये एक प्रकार से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी। इसमें जो लोग शामिल थे, हालांकि इसमें मेंशेविक्स भी शामिल थे, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक प्रकार से नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि सोवियत बाहर थी इससे,
और जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसमें ड्यूमा के कुछ पुराने मिनिस्टर्स थे, इस तरह के लोग मिलकर ड्यूमा उन्होंने फॉर्म की थी, मतलब वो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की थी। तो सोवियत इसे बाहर से सपोर्ट दे रही थी, सोवियत के मेंबर्स इसमें शामिल नहीं थे। और लगभग 8 महीने तक ये सरकार चली थी। और बीच में इसके कई हेड बदले थे, मतलब जो इसके प्रधानमंत्री, जो इसके हेड। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, नहीं सोचे कि जो इसके मेंबर्स भी शामिल थे। तो सोवियत खुद गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहती थी, उसने कहा कि भाई हम सपोर्ट देंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट, लेकिन हमारी सुनी जानी चाहिए। तो रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये तय हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं, और उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट इन लोगों ने फॉर्म कर ली थी, फॉर्म हो गई। उसके बाद ये तय हुआ कि जितनी जल्दी हो सकेगा एक संविधान सभा गठित की जाएगी, इलेक्शन होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के आधार पे, यानी कि अब महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अब पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अच्छा, पेट्रोग्रेड ने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की अगुवाई की थी, मतलब इस शहर ने। और इसी रेवोल्यूशन की वजह से मोनार्की 1917 में ख़त्म हो जाती है 2 मार्च को। उसके बाद फिर दोबारा लौटती नहीं है, बल्कि इसका एक ही लड़का था इस सम्राट का। और जब ये गद्दी छोड़ रहा था तो अपने भाई को गद्दी देना चाहता था, लेकिन उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया था, तो इसलिए मोनार्की ख़त्म हो गई थी। और ये जो नीचे दिया गया इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे, अगर मुझे याद रहा तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा ज़रूर। और आगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ इसे हम स्टडी करते हैं। आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर इन्फ्लुएंसर इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो मैंने आपको बताया कि सोवियत ने सपोर्ट किया था इसको। और यहाँ पे इसको आप ये समझिए कि एक टर्म यूज़ किया जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी उस समय दोहरी शासन व्यवस्था चल रही थी, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट शासन चलाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन सोवियत अक्सर इसमें इंटरफेयर करती थी और अपनी बातों को मनाने की कोशिश किया करती थी। तो ये लोग इसमें शामिल थे भाई, आप जानते हैं ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं है। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे वे लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ काम किए कि रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए कि भाई जो मीटिंग्स में और एसोसिएशंस बनाने पर रोक लगी थी वो हट जाएगी। सोवियत्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। जो मैंने आपको बताया कि लोकल लेवल पे भी सोवियत्स बननी शुरू हो गई थी, तो वो यहाँ दिया गया है। दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। लेकिन जो सोवियत्स फॉर्म होती थी तो कोई तरीका नहीं था कि सोवियत कैसे फॉर्म होगी, क्या इलेक्शन प्रोसेस उसमें अपनाया जाएगा, बस लोग सोवियत फॉर्म कर रहे थे जगह जगह। इन अप्रैल 1917, तो अप्रैल 1917 में द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, तो लेनिन तो उसने सरनेम बाद में रखा था, तो व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। 3 अप्रैल को लौटता है। लौटते ही वो ऑल पावर टू सोवियट्स इस प्रकार का नारा देता है वो, यानी सारी जो शक्ति है वो सोवियत्स के पास होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट सोवियत्स की होनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही है, फरवरी में फॉर्म हुई है, अभी उसको 2 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है और सोवियत गवर्नमेंट में शामिल नहीं थे, यानी इसको बाहर से सपोर्ट करे। तो यहाँ आके इनका कहना था कि सोवियत के पास ताकत होनी चाहिए, गवर्नमेंट में सोवियत के मेंबर्स होने चाहिए, तो थोड़ा सा उल्टा बोल रहे थे यहाँ पर। टू रशिया फ्रॉम एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब ये होता है कि जब आप देश में रहने के लिए आपको या तो आप खुद छोड़ दीजिए देश या आपको देश निकाला दे दिया जाए, देन यू आर ऑन एग्जाइल, तो वनवास पर थे। उसको मैंने शुरू में बताया हुआ था कि लगभग 1895 से ही उन्हें छोड़ दिया गया था। एक 1.5 साल जेल में रहे, फिर उसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे और अप्रैल में लौटे। ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि वो और जो बोल्शेविक्स थे वो वॉर के प्रति उनका क्या एटीट्यूड था कि वॉर से रशिया को हट जाना चाहिए, वो युद्ध का विरोध कर रहे थे, 1914 से ही विरोध कर रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। और उन्होंने कहा अब ये समय है कि सोवियट्स पावर को टेक ओवर कर लें, मतलब सरकार में शामिल हो जाएं और अपने हाथ में शासन व्यवस्था ले लें। मतलब रशिया में अब सोवियट्स की सरकार होनी चाहिए। किनकी सरकार होनी चाहिए? वर्कर्स से जो मेंबर्स निकल के आएंगे उनकी सरकार होनी चाहिए, जिसे कहा जाता है प्रोलिटेरिएट। और इसी का अपोजिट है आपका बर्जुआ, यानी कैपिटलिस्ट और मिडिल क्लास, जिनके पास संपत्ति है। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज। तो उसने घोषणा की। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल थीसिस क्या थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि लेनिन की कौन सी 3 डिमांड थी। तो उन्होंने कहा कि ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, युद्ध बंद होना चाहिए, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, और जो भूमि है बड़े बड़े लोग मालिक हैं उसके, वो किसानों को बांट दी जानी चाहिए, यानी कि वॉर ख़त्म किया जाए, लैंड रिफॉर्मेशन होना चाहिए और बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। मतलब कि बैंक्स के अब कोई एक मालिक नहीं रहेंगे,
बल्कि बैंक्स नेशनल प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो ज़्यादातर बैंक हैं, SBI हो या बैंक ऑफ इंडिया हो या इंडियन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सब कभी कैपिटलिस्ट बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन इनका सबका नेशनलाइजेशन हो गया था इंदिरा गांधी के समय में। अब ये नेशनल प्रॉपर्टी है, इनका कोई एक मालिक नहीं है। एक प्रकार से सोशलिज्म का ये भी एक उदाहरण है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि अप्रैल थीसिस और उसकी 3 डिमांड क्या थी, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ओके, वॉर, लैंड एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने ये भी कहा कि बोल्शेविक पार्टी को अब बदल कर नाम उसका कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। तो टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब ये है कि सोशलिज्म का कम्युनिज्म लेके आना है। तो एक लास्ट जो अंतिम गोल है वो हमारा पूरा होना चाहिए। तो वो हमारे दिमाग में हमारा जो विज़न है वो है कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो इसने उनका कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, जिससे पता रहे कि हमारा गोल क्या है, ये पार्टी चाहती क्या है। टू इंडिकेट इस न्यू रेडिकल एम्स। तो आप जानते हैं कि रेडिकल्स थोड़ा कट्टर होते हैं और चेंजेस काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, चाहे उसमें वायलेंस करना पड़े तो वायलेंस के लिए भी रेडी हो जाते हैं। वो मैंने आपको मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स के बीच में डिफरेंस पिछले पार्ट में बताया था। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन ने जब कहा कि ऑल पावर्स टू द सोवियट्स, जो अप्रैल थीसिस थी, इसको लेकर बोल्शेविक्स में उनकी खुद की पार्टी में इनिशियली मतलब शुरू में कुछ लोग थोड़ा सरप्राइज फील कर रहे थे कि अप्रैल थीसिस में तो वॉर को बंद करने की बात की जा रही है, लैंड रिफॉर्म की बात की जा रही है और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात की जा रही है। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप। क्यों सरप्राइज थे? क्योंकि उनका मानना था कि अभी समय पूरा राइप बने पक्का, यानी समय अभी ठीक नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, राइट टाइम नहीं है फॉर किसके लिए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब ये है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में ही ये हो सकता है, और लैंड रिफॉर्म लेके और बांट देना ये भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में ही हो सकता है, और इसके लिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन और सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि अभी इतना बड़ा कदम उठाने की ये जो है टाइम नहीं है। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। और प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, थोड़ा सा शासन व्यवस्था ठीक ठाक चले, थोड़ा सा देश मजबूत हो, ये सब इनका दिमाग में था कि लेट थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स, सब्सिक्वेंट मैंने बाद के जो महीने थे उनमें जो कुछ गतिविधियाँ हुई, डेवलपमेंट का मतलब जो इंसिडेंट्स और इवेंट्स हुए, उसने पूरा एटीट्यूड बदल के रख दिया बोल्शेविक्स लोगों का। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब देखिए सोवियत फॉर्म होना शुरू हो गई थी। सोवियत फॉर्म होने का मतलब ये है कि वर्कर्स और ढंग से ऑर्गेनाइज हो रहे थे। थ्रू द समर, पूरी गर्मी भर वर्कर्स के मूवमेंट्स फैल रहे थे चारों तरफ। इन इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे औद्योगिक एरिया था, मतलब कई फैक्ट्रीज लगी थी, उनको इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। फैक्ट्री कमिटीज़, वहाँ पे फैक्ट्री कमेटी बननी शुरू हो गई। विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन इन देयर फैक्ट्रीज। अब देखिए फैक्ट्री कमिटीज़ में जो फैक्ट्री के मजदूर होते थे वो इस पर चर्चा करते थे कि फैक्ट्री के जो मालिक हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कैसे फैक्ट्री चला रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्वेश्चन करते थे उस पर। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर, साथ साथ ट्रेड यूनियंस भी बढ़ गई। ट्रेड यूनियंस तो आपको लगभग लोकतंत्र में मिल जाएंगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में मिल जाएंगे। इंडिया में भी ट्रेड यूनियंस हैं, यानी व्यापारिक संगठन होते हैं, और ये बिजनेसमैन, इसमें वर्कर्स भी शामिल हैं, इन सब का ख्याल करने वाले यूनियंस होते हैं। ग्रीव इन नंबर, सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन। अच्छा, ये वो फैक्ट्री कमेटी हो गई, और जो सैनिक थे वो अपनी खुद की कमेटी बना रहे थे आर्मी में, तो सोल्जर्स कमिटीज़ भी फॉर्म हो रही थी, क्योंकि हमने बताया कि सोल्जर्स प्लस वर्कर्स जो है, और पीजेंट्री भी आप शामिल कर सकते हैं, ये सब सोवियत में शामिल थे। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियन कांग्रेस। देखिए ऑल रशियन कांग्रेस, यानी कि जो रशिया में जितने भी सोवियत्स हैं सबका एक सभा होगी, बैठक होगी, कांग्रेस ऑफ सोवियत्स, इसलिए लिखा गया सोवियतों की एक बहुत बड़ी बैठक, पूरे रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे। तो ऑल रशियन कांग्रेस में जो जून में हुई थी, लगभग 500 सोवियत जो थी, मतलब 500 सोवियत पूरे रशिया के अलग अलग लोग, 1 सोवियत 2 सोवियत, इस प्रकार से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने भेजे थे। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस। अच्छा, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हम तो सरकार भले चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में पावर तो इन लोगों की बढ़ रही है। क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या है ना, एक इशू पे वो एकदम नेगेटिव थी, वो था कि वॉर चलते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें रशिया के प्रेस्टीज की बात है। वॉर से अगर हम पीछे हट गए तो ये रशिया की प्रतिष्ठा पे आँच आएगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉर को बंद करने की सपोर्ट में नहीं थी। लेनिन यानी बोल्शेविक सपोर्ट में थे कि वॉर बंद होना चाहिए। सो इट्स पावर रिड्यूस, तो पावर इनकी कम होती जा रही थी, और बोल्शेविक्स की पावर बढ़ रही थी, यानी कि उनका प्रभाव लोगों के बीच में बढ़ रहा था। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स। इट मतलब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि भाई हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। ये जो पब्लिक के बीच में जो सरकार के प्रति संतोष बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए
तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, अच्छा आर्मी तो किसका कहना मानेगी, प्रोविजनल गवर्नमेंट का कहना मानेगी क्योंकि वो सरकार वही चला रही थी। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स, तो उसने क्या किया, अब थोड़ा कड़े कदम उठाने शुरू किए और वर्कर्स जो फैक्ट्रीज चलाना चाहते थे, कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन इंडस्ट्रियलिस्ट पे क्वेश्चन करने के बाद जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्री अपने ढंग से चलाना चाहते थे, तो उनके इस कदम का विरोध किया गया और लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू किया गया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917। अच्छा, इसे जुलाई डेज के रूप में जाना जाता है। तो जुलाई डेज में क्या हुआ था कि एक कोशिश हुई थी और रेवोल्यूशन उसी वक्त सफल हो सकता था, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सोल्जर्स थे वो पूरी तरह सपोर्ट में थे वर्कर्स के, तो उन्होंने इसका विरोध किया और जुलाई 1917 में जो सोल्जर्स थे उन्होंने सड़कों पर मार्च किया, लेकिन उनको लीडर चाहिए था। लेनिन के पास वो गए भी थे, लेनिन ने कोई भी डायरेक्शन देने से मना कर दिया। थोड़ा घबरा गया उस वक्त लेनिन को, समझ में नहीं आया क्या किया जाए। इतने बड़े प्रदर्शन में सेना भी साथ दे रही है, सैनिक मतलब पूरी सेना साथ नहीं थी लेकिन फिर भी सैनिक साथ दे रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति आ गई तो फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सेना को आदेश दिया और उसने जो है बुरी तरह से कुचल दिया इस मूवमेंट को जुलाई डेज में। ये लगभग 3, 4 और 5 मतलब आप ये मान सकते हैं कि 3-4 दिन का जुलाई डेज का था। और इसके बाद लेनिन फिर चला जाता है, यानी कि एक प्रकार से जब ये कुचला जा रहा था ये आंदोलन जुलाई डेज का, तो लेनिन को गिरफ्तार करके और उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन लेनिन भाग जाता है एग्जाइल में, फिर गायब हो जाता है। 3 अप्रैल को आया था और जुलाई में चला जाता है, फिनलैंड चला जाता है। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग ऑफ ली, तो बोल्शेविक से कई लीडर्स तो बेचारे छुप गए या भाग गए। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, देहाती इलाकों में पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो जो किसान थे और जो उनके सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे जिनके बारे में मैंने बताया था, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो पीजेंट्स का हित ज़्यादा ख्याल करती थी, प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो उन्होंने कहा भाई लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखिए गांव के स्तर पे मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म, तो अब देखिए तीसरी कमेटी हम पढ़ रहे हैं, पहले फैक्ट्री कमेटी, फिर सोल्जर्स कमेटी और अब लैंड कमेटी। और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए देखिए यहाँ पे लोग खुद ही मतलब ऑटो एक प्रकार से मूवमेंट आगे चल रहा है यहाँ पे, इनकरेज बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, इनका साथ दे रहे थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। पीजेंट्स ने क्या किया, ज़बरदस्ती जुलाई और सितंबर के बीच में लैंड कब्जे में ले ली। जिन लोगों के पास ज़्यादा लैंड थी, भूमि थी, उसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और इनको बढ़ावा दे रहे थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। अब आप देखिए कि एक प्रकार से देखा जाए तो रशिया में कहीं कोई कंट्रोल है ही नहीं, और इनका अगर विरोध करते तो पता नहीं सेना जो है इन पर गोली चलाने से मना कर देती, और युद्ध का समय चल रहा था, सैनिक वैसे ही नाराज थे सरकार से। और जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई तो कई सैनिक तो युद्ध से ये कहकर वापस आना चाहते थे कि हम गांव जा रहे हैं, सबको भूमि मिल रही है। ये देखिए आप जुलाई डेज में किस प्रकार से जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, करने की कोशिश हुई थी 17 जुलाई 1917 को, देखिए किस प्रकार से आर्मी फायर कर रही है इनके ऊपर। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, जिस प्रकार से प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में मतलब जो लीडर्स थे बोल्शेविक्स के, खासकर लेनिन, उनके बीच में टकराव बढ़ता जा रहा था। और इस वक्त जो इसके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे केरेंस्की, वो सोशलिस्ट भी था एक प्रकार से। तो लेनिन फेयर द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू सेटअप डिक्टेटरशिप, तो उन्हें लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि आर्मी अभी भी साथ दे रही थी वो डिक्टेटरशिप कायम कर सकती है, मतलब वो अपनी तानाशाही, क्योंकि जुलाई में उसने देख लिया था क्या हरकत हुई थी, तो एक प्रकार से प्रोविजनल गवर्नमेंट हावी हो सकती है। इन सेप्टेम्बर, तो सेप्टेम्बर में ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग, तो लेनिन ने सितंबर में ये सोचा कि किस प्रकार से हम कोई अपराइजिंग मतलब कोई विद्रोह हम कर सकते हैं इस सेना के, इस सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसके लिए सपोर्ट चाहिए था बोल्शेविक्स का। तो बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, आर्मी में भी बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे, सोवियत में भी बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे, क्योंकि सोवियत में जो है ना मेंशेविक्स के भी लोग शामिल होते थे। एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, तो देखिए आर्मी के लोग, सोवियत के लोग और जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग थे, मतलब जो शायद हो सकता है सोवियत के मेंबर ना हो, उन सबको इकट्ठा किया गया, उन सबसे बातचीत की गई, काफ़ी गुप्त बातें भी हुई। इस सितंबर में सारा काम हुआ। ऑन 16 अक्टूबर 1917, देखिए 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत, जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी, मतलब देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट एक तरफ थी और पेट्रोग्रेड सोवियत एक तरफ थी, तो ये इसको सपोर्ट कर रही थी। तो इसको कम से कम कन्विंस करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसमें सोल्जर्स थे और भी वर्कर्स थे। अगर वो हाँ कर देते लेनिन को, प्लान को, तो निश्चित रूप से लेनिन आगे बढ़ सकता था। एंड द बोल्शेविक्स पार्टी, द बोल्शेविक्स पार्टी को और पेट्रोग्रेड सोवियत को कन्विंस करने के लिए वहाँ पे बातचीत चलाई गई कि टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, कि किस प्रकार से पावर को अब हम ज़बरदस्ती वायलेंस का सहारा लेना पड़ा, तो हम समाजवादी शक्तियाँ मिलकर ये भी कर सकती हैं।
मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, ये आप ज़रूर याद रखिए, एक कमेटी बनाई गई, मतलब ये कमेटी भी हाल ही में बनाई गई रेवोल्यूशन से पहले अक्टूबर में। तो एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई जिसका काम था सैनिक गतिविधियों को देखना, बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की, और इसका जो हेड बनाया गया वो लियोन ट्रोट्स्की, कि किस प्रकार से ज़रूरत पड़ने पे ये मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी किस प्रकार से अपने सैनिकों को लगाएगी। सीजर का मतलब होता है अपनी गिरफ्त में ले लेना। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट सीक्रेट, और किस तारीख को हमें करना है उसे सीक्रेट रखा गया। तो देखिए यहाँ पूरा प्लान तैयार हो चुका है अक्टूबर में कि अब हम सरकार को अपने कब्जे में ले लेंगे, उसको हटाएंगे और हम वहाँ पे उनकी जगह लेंगे। इसके लिए उस समय जो सेना जो कि लॉयल रही होगी सरकार के प्रति, निश्चित है कि पूरी सेना तो पेट्रोग्रेड को सपोर्ट नहीं कर रही थी, पेट्रोग्रेड सोवियत को। द अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को ये विद्रोह शुरू होता है सरकार के खिलाफ। सेंसिंग ट्रबल, जब प्राइम मिनिस्टर जो करेंस्की था, जो मैंने आपको बताया, वो क्या करता है कि उसे समझ में आ जाता है कि समस्या आने वाली है, तो वो शहर छोड़ के चला जाता है पेट्रोग्रेड कि और ट्रूप्स को बुलाया जाए। एट डॉन, लगभग भोर के समय, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ द 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। देखिए भोर होने तक क्या होता है कि जो मिलिट्री मैन जो गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे, क्योंकि करेंस्की ऑर्डर दे के जाता है ना कि मतलब कि इस तरह की हरकतें हो सकती हैं, तो अभी सरकार की तरफ से लोग एक्टिव हैं, और यही जो लॉयल होते हैं सरकार के प्रति सैनिक, वो क्या करते हैं कि बोल्शेविक्स पे उनको कुचलने के लिए उनकी बिल्डिंग्स को सीज कर लेते हैं, लगभग जहाँ पर उनका पेपर छपता था। उनका पेपर था प्रावदा, और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बोल्शेविक्स की विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने में। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, मतलब प्रो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के सपोर्टिंग जो ट्रूप्स थे, उन्हें भेजा गया कि टेलीफोन पे कब्जा कर लीजिए, टेलीग्राफ ऑफिसेस पे भी रहिए, और विंटर पैलेस को भी आपको सेफ रखना है, तो इन जगहों की रखवाली करना है। टेलीफोन लाइन इसलिए कि भाई उसका अगर उसे कब्जे में ले लिया गया तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। टेलीग्राफ ऑफिस भी कम्युनिकेशन ऑफिस था। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, अच्छा जब ये हो गया तो घबराए नहीं बोल्शेविक्स, उनकी भी रेड गार्ड एक तैयार हो गई थी, मतलब कि जो मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी थी उनके जो सैनिक थे वो थे रेड गार्ड। इसमें वर्कर्स भी थे, पुराने सोल्जर्स भी थे, इनके पास हथियार भी थे, ये तैयार थे लड़ने के लिए। इन अ स्विफ्ट, तो इन्होंने भी अपना रिस्पांस दिखाया बहुत तेज़ी से। क्या किया, जो मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी थी उसने भी अपने सपोर्टर्स को कहा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज करना शुरू कर दो और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दो। लेट इन द डे, उसी दिन शाम तक, उनका जो शिप था अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस पे गोलाबारी शुरू कर दी गई। अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा, और जो नेवा नदी पे बसा हुआ था, मैंने बताया आपको पेट्रोग्रेड, तो और जो जहाज़ थे वो नेवा की तरफ बढ़े। एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, कई मिलिट्री पॉइंट्स को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए कितने ढंग से रेड गार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। बाई नाइट फॉल, रात तक, द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज़ कंट्रोल, सिटी पूरी तरह से बोल्शेविक्स की जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी उसके कंट्रोल में आ चुका था। एंड द मिनिस्टर्स है सरेंडर, जो मिनिस्टर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ड्यूमा में घुस जाती है जो रेड गार्ड्स होते हैं, और विंटर पैलेस में घुस जाते हैं, यानी कि राजा के महल में। और ये सारा काम 3 दिन में हो गया, यानी 24 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये सारा काम 2 दिन में हो गया, यानी 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में। इधर कुछ डेट्स भी दी गई हैं। देखिए 1995 का जो ब्लडी संडे था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1917 में 2 मार्च को गद्दी छोड़ देता है जार। 24 अक्टूबर को बोल्शेविक अपराइजिंग होती है पेट्रोग्रेड में, वो हमने देखा, आपको बताया आपको यहाँ पर पूरा पूरा। और अभी ये सब हमें पढ़ना है, हालांकि इसमें फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का जिक्र नहीं किया गया है। तो एट ए मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड, तो पेट्रोग्रेड में जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत की बैठक होती है, तो उसमें ज़्यादातर लोग ये जो घटना घटी थी बोल्शेविक्स के नेतृत्व में, उसको वो सपोर्ट करते हैं। अपराइजिंग टुक्स प्लेस इन अदर सिटीज़, उसके बाद फिर चलता रहता है, और शहरों में भी अपराइजिंग्स होती हैं। देयर वाज हैवी फाइटिंग, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग भी होती है, स्पेशली इन मास्को। बट बाई दिसंबर तक बोल्शेविक्स कंट्रोल द मास्को पेट्रोग्रेड एरिया, तो मास्को से लेके पेट्रोग्रेड तक का एरिया इनके हाथ में था। रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल। तो हम थोड़ा डेट का जिक्र कर लेते हैं कि अगर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की बात आती है तो 22 फरवरी से 3 मार्च, यानी आपको सिर्फ 22 फरवरी डेट याद रखनी है। और अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 8 मार्च से 16 मार्च तक बनेगा, 13 डेज हम ऐड करें। और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था वो 25 अक्टूबर को माना जाता है। और अगर हम डेट देखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो 7 नवंबर बनती है डेट। तो 25, 26 और 7, 8 नवंबर, 2 दिन में इस तरह से ये रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था। और बाद में तो फिर लड़ाइयाँ चलती रही थी, फाइटिंग होती रही थी, लेकिन विंटर पैलेस पे कब्जा, ड्यूमा पे कब्जा, ये 2 दिन में अंदर हो गया था। क्योंकि 24 तारीख को तो यही हावी थे प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, 25 से ये हावी होना शुरू होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, लेनिन लेफ्ट एंड ट्रोट्स्की राइट,
विद वर्कर्स एट पेट्रोग्रेड। मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी का हेड बनाया गया था ट्रोट्स्की को। ये है लेनिन और ये है ट्रोट्स्की वर्कर्स के साथ। और आगे व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो इन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, क्या सब कुछ शांति यहाँ पे बन गई, क्या युद्ध से वापस निकल के आया रशिया, ये सारी चीज़ें अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और इधर जो बीच में दिया गया था को स्टडी कर लेते हैं हम। ये देखिए एक सीन दिया गया यहाँ पे, अ बोल्शेविक्स इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर्स इन अप्रैल 1917, अप्रैल थीसिस जो अभी मैंने आपको बताई थी। तो ये एक फ़ोटो, अच्छी फ़ोटो है, फेमस फ़ोटो है। उसके बाद ये विमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स, जो महिलाएं थी अक्सर वो पुरुषों को ज़्यादा इंस्पायर करती थी कि देखिए मतलब महिलाएं पीछे नहीं थी, कहने का मतलब ये है कि हड़ताल करने में। एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का नाम हो गया, और ये महिला है माफा वेशलेवा। ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कार्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक, अकेले ही दम पे उसने एक सफल हड़ताल करवा दी थी। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह, और वीमेंस डे था, मतलब कि 23 फरवरी। विमेन वर्कर्स हैड प्रेजेंटेड रेड बोज, मतलब जो है लाल रंग का फीता या बैंड कह सकते हैं, टू द मैन। उन्होंने, क्योंकि रेड देखिए, रेड गार्ड हो गए, रेड टोपी पहनना इस तरह से, तो महिलाओं ने पुरुषों के हाथ पर या ये रेड बैंड बांधे। देन मार्फा बिशलेवा, उसके बाद मार्फा बिशलेवा ने क्या किया, अ मिलिंग मशीन ऑपरेटर, जो कि मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, चलाती थी, स्टॉप्ड वर्क, उसने वर्क बंद कर दिया। डिक्लेयर्ड एन इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक, अकेले ही अपनी स्ट्राइक घोषित कर दी, मतलब बिना तैयारी के। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है विदाउट एनी प्लानिंग, मतलब वो प्लान करके नहीं आई थी, बस इंटरनेशनल वीमेंस डे पे उसने महिलाओं के साथ मिलकर ये सब किया, रेड बोज बांधे और बस मूड में स्ट्राइक कर दी। द वर्कर्स ऑन द फ्लोर वर रेडी टू सपोर्ट हर, और जो वर्कर्स जो थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे वो सब सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। द फोरमैन इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया गया, और तो मैनेजमेंट ने क्या किया कि भाई उसके लिए लॉफ ऑफ ब्रेड, रोटी वगैरह भेजी। सी टुक द ब्रेड, ब्रेड तो उसने ले लिया, लेकिन उसने कहा वर्क नहीं करूँगी। द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड हर अगेन, तो एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो प्रशासक थे, भाई एक प्रकार से देखा जाए तो फैक्ट्री चलाने में जो लोग सुपरविजन वगैरह करते थे और भी जो ऑफिस के लोग थे, तो जो प्रशासक थे उन्होंने पूछा कि वो क्यों नहीं काम करना चाहती, और उसने जवाब दिया, आई कैन नॉट बी द ओनली वन हु इज सेटिस्फाइड व्हेन अदर्स आर हंग्री। सेटिस्फाइड मतलब जिसकी तृप्ति हो चुकी हो, जिसको संतुष्ट किया जा चुका हो, तो मैं अकेले अपना पेट नहीं भर सकती जब तक कि और लोग भूखे हैं, सबकी परवाह करनी पड़ेगी। वीमेन वर्कर्स फ्रॉम अनदर सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री गैदर्ड अराउंड, उसके बाद जो वीमेन वर्कर्स थी, मतलब उसी फैक्ट्री के जो अलग विभाग में काम किया करती थी, वो सब मार्फा के आसपास इकट्ठा हो गई उसके सपोर्ट में। और धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रेजुअली ऑल द अदर वीमेन सीज्ड वर्किंग, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया, मैन ने कर ही दिया था। सून द मैन डाउन देयर टूल्स, तो पुरुषों ने भी अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे वो फैक्ट्री में वर्क करते थे उसे उन्होंने रख दिया। एज वेल एज द एंटायर क्राउड रश्ड ऑन टू द स्ट्रीट, और सबके सब स्ट्रीट पे आ गए, सड़कों पे आ गए, और ये हड़ताल शुरू हो गई, और ये इसका सोर्स है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने फरवरी रेवोल्यूशन 1917 का, और जो कि 22 फरवरी को शुरू हुआ था, और 25 अक्टूबर को अक्टूबर रेवोल्यूशन जो कि सफल रहता है, और ड्यूमा पे कब्जा हो जाता है, विंटर पैलेस में लोग घुस जाते हैं, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, और एम्परर उसके परिवार को बंदी बना लेते हैं, बाद में उनकी हत्या भी कर दी जाती है। इसी के साथ ही ट्यूटोरियल पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।